अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, इस खास प्रोग्राम में बड़ी खबरों की जानिब रुख करते हैं और आपको बताते हैं पूरी दुनिया के हवाले से क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। और सबसे पहले शुरुआत ईरान के हवाले से करेंगे, जहां पर हालात कुछ पुरतशद्दुद बने थे और अब तेहरान के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेहरान में मौजूदा हालात पर तेहरान के मेयर का इल्ज़ाम देखने में आया है। उनकी जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इंतशार फैलाने और ज़मीनी हक़ाइक़ की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई ईरान के अंदर, और 2 अस्पतालों और 2 मेडिकल सेंटरों पर भी हमले किए गए। इन पुरतशद्दुद हालात के दौरान जिम्मेदार अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा, ये मेयर की जानिब से यकीन दहानी कराई गई और ऐलान भी किया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें, जब ईरान की बात करते हैं तो ईरान के अंदर हालात बिल्कुल भी बेहतर नहीं रहे पिछले कुछ दिनों से। वहाँ पे पुरतशद्दुद और इस तरीके के कुछ एहतजाज देखने को मिले, जिसके बाद अब तेहरान में मौजूदा हालात पर तेहरान के मेयर का ये इल्ज़ाम है। आपको बता दें, ईरान में मौजूदा सूरत हाल पर तेहरान के मेयर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरानी दारुल हुकूमत में तशद्दुद और तबाही की एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जिसका मकसद अहम अवामी, मजहबी और हंगामी इदारों को निशाना बनाकर बदअमनी फैलाना और ज़मीनी सूरत हाल की एक गलत तस्वीर पेश करना था। अपने एक बयान में मेयर ने कहा कि हालिया बदअमनी के दौरान अस्पतालों और तिब्बी ढांचे को भी नहीं बख्शा गया। उनके मुताबिक हमलावरों ने 2 अस्पतालों और 2 तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया, जिसके बाइस मरीजों, तिब्बी अमले और बुनियादी सेहत की सहूलियात को शदीद खतरात लाहक हो गए। तेहरानी मेयर ने इन हमलों को इंसानी अक़दार और अवामी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। मेयर के मुताबिक तशद्दुद के दौरान 26 बैंकों और 25 मसाजिद को भी नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की इमारतें भी हमलों की जद में रही हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। उनका कहना था कि मजहबी और मालियाती इदारों को निशाना बनाना रोज़मर्रा जिंदगी को मफलूज करने और शहर में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की दानिस्ता कोशिश का हिस्सा था। मेयर ने हंगामी खिदमात पर हमलों को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि 48 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को नजर आतिश किया गया या तबाह कर दिया गया, जिनमें 8 भारी फायर इंजन भी शामिल थे। उनके मुताबिक आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स को भी हमलों का सामना करना पड़ा। मेयर ने कहा, हमलावरों ने अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले फायर फाइटर्स को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया। ये अमल न सिर्फ खतरनाक बल्कि बेमिसाल है। और उन्होंने मजीद कहा कि इन कार्रवाइयों के बाइस इमदादी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हुई और जानी और माली नुकसान में इजाफे का खदशा पैदा हुआ। तेहरान के मेयर ने इस आज़म का इजहार किया है कि मुश्किल हालात के बावजूद शहरी इंतजामिया, हंगामी खिदमात और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बहाली के लिए मुतहरिक हैं। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि तोड़ फोड़ और तशद्दुद में मुलविस अनासिर को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाएगा। ये बयान अब ऐसे वक्त में सामने आया है जब तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी बरकरार है, जबकि हुकाम का कहना है कि यह तशद्दुद मुनज़्ज़म नौइयत का था और इसका मकसद पुरअमन एहजाज नहीं बल्कि शहर को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना था। लेकिन अब सवाल ये कि क्या तेहरान के अंदर ही इस तरीके से कोई तख्ता पलट की साजिश रची जा रही है या इसके अंदर बैरूनी ताकतों का भी हाथ है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन मेयर की जानिब से यह बड़ा बयान दिया गया है कि किसी भी तशद्दुद फैलाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात हिमाचल प्रदेश के हवाले से भी करेंगे, जहां पर यह हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से यह खबर आ रही है, जहां पर हरिपुर धार इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जहां कोपी से शिमला जा रही एक निजी बस बेकाबू होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इत्तलात इस हवाले से मिले और हादसे में अभी तक बताया जा रहा है कि 8 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त बस में 30 से 35 मुसाफिर सवार थे, इस हवाले से इत्तलात मिली है। और हादसे में जो आपको बता दें तो 8 की अफराद के हिलाक होने की इत्तलात मौसूल हुई है। हिलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है।
और हादसे के फौरन बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। इतला मिलते ही पुलिस, मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जख्मियों को निकालकर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि बाज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है, ताहम पुलिस की जानिब से तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर इस वक्त ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां पर ये बताया जा रहा है कि हरिपुर धार के एक करीब एक अलमनाक बस हादसा ये पेश आया, जिसके अंदर अभी तक जो बताया जा रहा है कि 8 अमवात वाक़े हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं और 30 से 35 अफराद हादसे के दौरान इस बस के अंदर सवार थे, जिसके बाद कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अस्पतालों के अंदर मुंतकिल किया गया, इलाज जो मुआलजा जारी है। लेकिन अभी भी ये इतलात मिल रही है कि कई ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत नाजुक है और मजीद अमवात में इजाफा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक 8 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपनी जान इस हादसे के अंदर गंवाई है। नाज़रीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात JKCA के हवाले से भी करेंगे, चूंकि अगर देखेंगे तो JKCA जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है, लेकिन अब इसकी सच्चाई क्या है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे तो बाज हलकों की जानिब से यह दावा किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन यानी JKCA को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत तक इंतखाबी नताइज के ऐलान पर रोक लगा दी। ताहम JKCA के अंदरूनी जराये ने इस तासुर को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि अदालत का हुक्म सिर्फ नताइज के ऐलान तक महदूद है, इलेक्शन के हवाले से नहीं बल्कि इलेक्शन के रिजल्ट्स के हवाले से इतला दी गई है। लेकिन इसके हवाले से जो खबर फैलाई जा रही है अवाम के अंदर, तो इस हवाले से JKCA के अंदरूनी ज़राए की जानिब से तरदीद की गई है कि इस तरीके का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं आया, बल्कि उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि जो इंतखाबात होंगे उसके बाद जो नताइज होंगे उन पर फिलहाल रोक लगी है। और उसकी वजूहात भी आपको बताएंगे, क्योंकि ना के इंतखाब के इनेकाद पर तफसीलात के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों ने BCCI की ज़ेली कमेटी के बाज़ अराकीन पर धांधली, तारीख के बाद अहकाम जारी करने और वोटर लिस्ट में गैर कानूनी तब्दीलियों जैसे संगीन इल्जामात आयद किए हैं। लेकिन इस मामले में अदालत में न तो कोई तफसीली दलाइल पेश किए गए और न ही जज साहिबान ने अपने हुक्म में इन मुबैना इल्जामात का कोई जिक्र किया है। इस हवाले से इतलात मिली है और जराये के मुताबिक JKCA की जानिब से कोई नुमाइंदा अदालत में पेश नहीं हुआ, क्योंकि एसोसिएशन को इस हवाले से कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ था, जिस पर अदालत ने 10 दिन के अंदर काबिल जवाब नोटिस जारी करने की हिदायत दी है। JKCA अब अगली समाअत से कबल इल्जामात पर अपना तफसीली जवाब दाखिल करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत तक नताइज के ऐलान पर रोक बरकरार रखी है। ये अम्र काबिल जिक्र है कि माजी में भी JKCA के खिलाफ इस नौयत के इल्जामात लगाए जाते रहे, ताहम वो अदालत में साबित नहीं हो सके। ऐसे में अब ये देखना बाकी है कि मौजूदा इल्जामात में कोई हकीकत है या ये भी इंतखाबी अमल को मुतासिर करने की एक मुनाज़म साजिश है, जिसका फैसला आने वाले दिनों में अदालत की कार्रवाई से होगा। और JKCA के इंतखाबात के नताइज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिलहाल फैसला दिया गया है और जो इंतखाबी नताइज होंगे उन्हें फिलहाल अगली सुनवाई तक महदूद कर दिया गया है, जब तक अदालत के अंदर इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई और फैसला नहीं आता है। नाज़रीन, दारुल हुकूमत दिल्ली के हवाले से भी बात करेंगे और दाखिला वजीर अमित शाह के हवाले से बात करेंगे, जहां पर वजीर दाखिला ने IED डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का आज इफ्तिताह किया है और प्लेटफॉर्म मसनूई ज़हानत यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स से लैस है। हर किस्म के बम धमाकों का दुरुस्त तजिया करने की सलाहियत रखता है ये, और फॉरेंसिक शवाहिद का मयार बेहतर होगा। इसकी वजह से बैनुल इदारा हम आहंगी को मजबूत बनाएगा। इस हवाले से इसके जो फवाइद बताए गए हैं। और आज वज़ीर दाखिला ने IED डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कौमी डिजिटल IED डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का इफ्तिताह किया, जिसे उन्होंने मिलिटेंटों के खिलाफ अगली नस्ल की हिफाजती ढाल और मुल्क में होने वाली हर किस्म की बम धमाकों के खिलाफ एक जामे रोकथाम करार दिया है।
ये प्लेटफॉर्म मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग टूल्स से लैस है जो हर किस्म के बम धमाकों का दुरुस्त तजिया करने की सलाहियत रखता है। मुल्क में आईईडी धमाकों को अंदरूनी सलामती के शोबे में सबसे चैलेंजिंग खतरात में शुमार किया गया है, जिनके नतीजे में बरसों के दौरान हजारों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जहां बहक और मुतअद्दिद शदीद जख्मी हुए हैं। अपने खिताब में अमित शाह वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म आईईडी धमाकों के लिए वन नेशन वन डेटा रिपोर्ट्स ट्रे के तौर पर काम करेगा। इस्तिगासा के अमल को तेज करने में मदद देगा क्योंकि इससे फॉरेंसिक शवाहिद का मयार बेहतर होगा और बैनुल इदारा हम आहंगी को भी मजबूत बनाएगा। और ये इस हवाले से अगर बात करें तो मसनूई ज़हानत यानी एआई और मशीन लर्निंग टूल्स के हवाले से ये जो एआई आईईडी डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है इससे लैस है। डीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के बम विस्फोटों के सटीक एनालिसिस को संगठित करना, संकलित करना, मानकीकृत संयोजन करना और सुरक्षित तरीके से इसको सबके साथ साझा करना, ये प्रक्रिया एनआईडीएमएस से एक प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तापित होगी। ये प्लेटफॉर्म आने से जो अनेक प्रकार के डेटा अलग अलग केस की फाइलों में पड़े हैं, वो डेटा अब एक क्लिक पर हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को और एंटी टेरर ऑर्गेनाइजेशन देश में जितने भी हैं, चाहे राज्य सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के, उसको उपलब्ध हो जाएगी। इसको 3 प्रकार से हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की पूरे तंत्र को फायदा होने की संभावना है। एक वन नेशन वन डाटा रिपोजिटरी, इसके माध्यम से अलग अलग न होकर ये पूरा डेटा एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में हर पुलिस इकाई को उपलब्ध होगा। इससे अभियोजन की गति और गुणवत्ता दोनों में बहुत अच्छा बदलाव आएगा, पॉजिटिव बदलाव आएगा। हम इस पर से पैटर्न को भी पकड़ पाएंगे और पैटर्न पकड़ने से वैज्ञानिक साक्ष्य अभियोजन रख पाएगा। और तीसरा, अंतर एजेंसी समन्वय भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, बात जम्मू कश्मीर के हवाले से भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासत गर्म है और इस हवाले से जब आपको बताएंगे तो जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की, आपको बता दें, जहां पर माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश पहले तयशुदा मंसूबा करार दिया गया है। महबूबा मुफ्ती की जानिब से उनकी जानिब से सवाल उठाया गया, अगर जम्मू कश्मीर में तलबा महफूज नहीं तो कहां जाएं। तलबा की सलामती का मामला संगीन करार दिया उन्होंने और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनकी जानिब से कहा गया है। और जम्मू को अलग रियासत या यूटी बनाने की बातें दो कौमी नजरिए की तायीद है, ये भी आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है। नजर आपको बताएं तो जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री माता वैष्णो देवी कॉलेजों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये मामला निहायत संगीन है और इसे किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक तलबा के मुस्तकबिल और उनके तहफ़्फ़ुज़ से है। उन्होंने कहा, अगर हमारे तलबा अपने ही जम्मू कश्मीर में महफूज नहीं है तो वो फिर कहाँ जाएंगे और किस बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि वो जम्मू से बाहर ज्यादा महफूज होंगे। उन्होंने इस मसले को हसास और फौरी तवज्जो तलब करार दिया है। जम्मू को अलग रियासत या यूटी बनाए जाने के बयानात के मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर ये मजहब की बुनियाद पर जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग करना चाहते हैं तो जिन्ना की उस वक्त की 2 नेशन थ्योरी को ये सही साबित कर रहे हैं। ये माता वैष्णो देवी कॉलेज सवाल क्या ये बने पैटर्न
یہ ایکسپیرمنٹ کیازِ یم تہِ ونس تام ایکسپیرمنٹ جموں کشمیرس مز گئی تم آئی پتہ ملکس مز رپیٹ کرنا مگر ساروی کھت افسوس امہ کتھیُک کہ عمر صٲبن وون کال دیت اشارٕ دوٚپُن ہے یم کرن سا میڈیکل کالجی بند دویمہ دۄہ گوٚو یہ آرڈر ایشو یہ ہسا پانہٕ ؤنۍ یمن کانٛہہ آلریڈی یہ ڈسکس گوٚمُت چیف منسٹر صٲبس سۭتۍ کہ تمو وون کالہٕ سۄے کتھ پگہہ گئی یہ چھُنہٕ سوال کہ یم 50 میڈیکل سٹوڈنٹ چھِ یم کتنس کروکھ ایڈجسٹ تم ایڈجسٹ کران تم سرکاری ذمہ وٲری کیازِ تم ٲسۍ نہٕ ژُرٕ دروازٕ کِنۍ آمٕتۍ کینٛہہ تم ٲسۍ نہٕ پونٛسہٕ دِتھ آمٕتۍ کینٛہہ تم ٲسۍ باضٲبطہٕ نیٖٹ ایگزام کلیئر کرت آمت ات انسٹیوشنس مز ات میڈیکل کالجس مز مگر اگر یہ چیز باقین جائن میں رپیٹ گژھِ مذہب کس ناوس پہ ایجوکیشن یہ پولٹسائز کرنا تیل کوت گژھن بیٚیہِ ییٚلہِ نہٕ جموں کشمیرس مز ییٚتِکۍ روزن وٲلۍ جموں کشمیر یُس زن پنٕنۍ اسہِ سٹیٹٕے ونس بہٕ وٕنہِ اگر نہٕ ییٚتہِ سانٮ۪ن نوجوانن جاے میلہِ خاص کر یُس زن مسلم میجارٹی نوجوانن ییٚلہِ نہٕ یہِ جاے میلہِ یِمن کیٛاہ کرن ہریانہس مز یِمن کیٛاہ کرن پنجابس مز یِمن کیٛاہ کرن باقٕے سٹیٹن مز تتہِ تِم کیٛاہ سلوٗک کرن ییٚلہِ پننُے گرٕ پنن بٲژن کڑِتھ ژھٕنہِ گرٕ مز باقٕے کیٛاہ کرن یہ چھُنہٕ معموٗلی کتھ کینٛہہ یہ چھُ بوٚڑ بار اِشوٗ مےٚ چھُ پننہِ جایہِ خدشہٕ کہ خدا دِیِن نجات یہ گوٚژھ نہٕ باقین جاین ریپلِکیٹ گژھُن اسہِ چھِ لچھِ بٔدی نوجوان لڑکہٕ لڑکی چھِ اسہِ ملکہٕ کٮ۪ن الگ الگ کالجن مز اگر جیٚمِس مز کینٛژو فرقہٕ پرست بی جے پی چھا آر ایس ایس چھا جنتا یہ بجرنگ دل چھا تمو کٔر کٔژن تام دۄہن جلوٗس یُتھ بوٚڑ غلط فٲصلہٕ کرنوک یُس زن یہ نیشنل میڈیکل کمیٹی چھِ یہ امیُک مطلب گوٚو امہِ سۭتۍ گژھن انکریج باقین جاین تہِ نیرِ کانٛہہ بجرنگ دل وول کانٛہہ گوڈسے سُنٛد کانٛہہ فالوور سُہ کرِ بیٚیہِ جایہِ جلوٗس ہے ییٚتہِ چھُ مُسلمان کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ لڑکہٕ یِم کٔڑۍہوکھ نٮ۪بر یِم کٔڑۍہوکھ لڑکی نٮ۪بر تتھ کُس روک تھام گژھِ یہ چھُ واریاہ غلط فٲصلہٕ یہ گوٚژھ نہٕ گژھُن خاص کر سٲنِس چیف منسٹرس پزِ کہ ات بالکل مخالفت کرٕنۍ مرکزی سرکارس سۭتۍ ونُن کہ یہ ہسا چھُ غلط فٲصلہٕ یہ مہٕ کٔرِو کیازکہِ یہ فٲصلہٕ آو صرف کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ مُسلمان لڑکہٕ تمہِ منٛز بے دخل کرنہٕ خٲطرٕ دپان چھِ انگریٖزیس منٛز چھِ اکھ مثال یوٗ کٹ یور نوز ٹو سپایٹ یور فیس تمو ژھٕنۍ نستٕے ژٔٹِتھ اگر بُتھ تہِ گوٚو خراب مگر نستھ ژھٕنِکھ ژٔٹِتھ اسلیے مےٚ چھُ جیٚمِس منٛز یُس وۄنۍ ماحول چھُ یِوان تیار کرنہٕ تتھ منٛز چھُ یہِ جموں کشمیٖرُک یُس زن فٲصلہٕ اوس یُس اکھ مسلم میجارٹی سٹیٹ اوس یُس تمہِ وقتہٕ ییٚتہِ لیٖڈرشپ ٲس تِمو کٔر فٲصلہٕ مےٚ چھنہٕ پتہ تِمو کیٛاہ زٲنِتھ کوٚر فٲصلہٕ یہِ تِہنٛدِس ذہنس منٛز کیٛاہ اوس کہ تمو کوٚر یہ فٲصلہٕ مےٚ چھُ باسان تمہِ ساتہٕ آسہِ ہا باسان یہ چھُ گاندھی سُنٛد ہندوستان یہِ چھُ سیکولر ملک اسلیے گژھو أسۍ أژِتھ حالانکہ أسۍ ٲسۍ مسلم میجارٹی یُس زن جِناح سُنٛد فٲصلہٕ اوس یا ٹوٗ نیشن تھیوری آیہِ تمہِ ساتہٕ رِجیکٹ کرنہٕ مگر آز ییٚمہِ ساتہٕ یِم تی کرن اگر یِم جموں کشمیرس مذہب کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ الگ سٹیٹ دِن جیٚمِس کٔشیٖر کرن الگ تمہِ مطلب گوٚو جِناح اوس ٹھیٖک تمہِ مطلب گوٚو جِناح اوس ٹھیٖک تمہِ مطلب گوٚو یُس تمہِ کہِ وقتٕکۍ لیٖڈرشِپن ییٚتہِ فٲصلہٕ کوٚر کہ جموں کشمیر مسلم میجارٹی سٹیٹ باوجوٗد ہسا گژھِ ہندوستانس سۭتۍ گژھُن تمہِ مطلب تیٚلہِ چھِ سُہ کران یِم نفی تمہِ فٲصلہٕ نظر آگے بڑھ جائیں گے تو بات جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے حوالے سے بھی کریں گے ان کی جانب سے بھی بھارتیہ جنتا پارٹی پر کئی الزامات عائد کیے گئے آپ کو بتا دیں جے کے پی سی سی صدر طارق حمید کرہ کی بی جے پی پر سخت تنقید کی گئی ہے جموں کشمیر میں امن کے خلاف سازش کا الزام لگایا گیا ہے اور بی جے پی نہیں چاہتی جموں کشمیر میں امن اور بھائی چارہ قائم رہے یہ جے کے پی سی سی صدر طارق حمید کرہ کی جانب سے کہا گیا بی جے پی جو مسئلہ اٹھاتی ہے ناکامی اس کا مقدر بنتی ہے یہ طارق حمید کرہ کی جانب سے آج اپنے ایک بیان میں کہا گیا ہے آپ کو بتا دیں جہاں پر جے کے پی سی سی کے صدر طارق حمید کرہ نے جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر گلستان نیوز سے بات کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے کہا بی جے پی چاہتی ہے کہ جموں کشمیر میں امن اور بھائی چارہ قائم نہ رہے انہوں نے کہا شری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج کی بندش کا جشن منا کر یہ لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں بی جے پی جو بھی مسئلہ اٹھاتی ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے اور بی جے پی کی ذہنیت جموں کشمیر کے لوگوں کو الگ تھلگ رکھنا ہے This is all politically motivated. ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیمانڈ ڈریون ہوتی ہیں. ہمیں یاد ہے جب ہم پارلیمنٹ میں تھے اس وقت فائنانس منسٹر گورنمنٹ آف انڈیا کے جیٹلی صاحب تھے تو انہوں نے جس وقت اپنا بجٹ سپیچ دیا انہوں نے سری نگر کے واسطے اسمارٹ سٹی کا اپروول دیا یعنی پروپوزل رکھا
تو ہمارا ٹائم جس وقت آیا بولنے کا، ہم نے کہا کہ اسمارٹ سٹی اگر آپ ایک کیپٹل سٹی میں دیتے ہیں تو یہاں پہ بھی دوسرے کیپٹل سٹی میں بھی دیجیے. ہم نے کہا کہ پورے ہندوستان میں جموں کشمیر ایک واحد ریاست ہے جس کے 2 کیپٹلز ہیں، تو آپ یہ کیپٹل سٹیز میں دے رہے ہیں تو کیپٹل سٹی جموں بھی کوالیفائی کرتی ہے، سری نگر بھی کوالیفائی کرتی ہے. بیسیکلی دیز آر ڈیمانڈ ڈریون تھنگس. جہاں پہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہے، یو پی اے نے جس وقت سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل دیے، یہاں پہ بھی دیے، جموں میں بھی دیے، سری نگر میں بھی دیے. اسی طرح آئی اے ایم کا ہے، یہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی. تو اس کو ایجیٹیشن میں کنورٹ کرنا جو ہے تو یہ بالکل صاف لگتا ہے ایک اسپانسرشپ کے تحت ہو رہا ہے. جو لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن و امان بحال رہے، جو نہیں چاہتے کہ یہاں کا جو بھائی چارہ رہے، اس کے پیچھے اسپانسرشپ ہے. اب وہ لوگ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب ان کا جو انہوں نے اس کا جو خوشیاں جنہوں نے منائی، تو وہ دیکھ لیجیے سمٹ کے 20 یا 25 لوگ ٹوٹل تھے جنہوں نے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی. یہ بیان جس دیا وقت اب بی جے پی یا ان کے جو ان کا جو تھاٹ سینٹر ہے آر ایس ایس یا الائڈ لوگ جو ہیں، جیسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایشو اٹھاتے ہیں اس کو فیل ہو جاتا ہے، دوسرا ایشو اٹھا رہے ہیں. سو دس از کنٹینیویشن آف دیئر مائنڈ سیٹ. ایشوز جتنے بھی ہیں، مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے کہ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو الگ الگ رکھا جائے. جموں اور کشمیر میں جو ہے وہ نفرت جو ہے وہ جو کم ہو رہی ہے. آج کتنا سیلیبریٹ کیا گیا اور کتنا ویلکم کیا گیا دربار منہ کو. اس وقت تو وہ لوگ یہ باتیں نہیں کہتے کہ یہاں دربار کیوں لایا گیا یا وہاں دربار کیوں، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کشمیری اور جموں والا، چاہے وہ اکانومی ہو چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو، مل کے نہیں چلیں گے. شارٹ کمنگز تو کسی بھی سرکار میں آ سکتی ہیں، کسی بھی ریاست میں آ سکتی ہیں، وہ شارٹ کمنگز کو چپی تو کسی چیز میں نہیں برت رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ بی جے پی کے 29 ایم ایل اے ہیں، ان نے کیا ڈیلیور کیا؟ یہ سارا کور اپ کرنے کے واسطے ہے، بیکاز دے آر بینگ کوسچنڈ. نظر آگے بڑھ جائیں گے، ادھر بات کریں گے نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے کے حوالے سے بھی، جہاں پر سلمان ساگر کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو نیشنل کانفرنس کے رکن اسمبلی حضرت بل سلمان علی ساگر نے لیکس اینڈ واٹر ویز ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر غریب عوام کو ہراساں کرنے جبکہ بااثر بلڈروں کی جانب سے کی جانے والی بڑے پیمانے کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرنے کا سنگین الزام عائد کیا ہے. آپ کو بتا دیں سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سلمان علی ساگر نے شانپورہ حبل کے رہائشی 38 سالہ شکیل احمد ڈار کی حالیہ موت کا حوالہ دیا، جو مبینہ طور پر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں اور اہل خانہ کے مطابق مرحوم ایل سی ایم اے اہلکاروں کی مسلسل آمد و رفت اور مبینہ ہراسانی کے باعث شدید ذہنی دباؤ میں تھے. ایم ایل اے نے واضح کیا کہ مذکورہ علاقہ میونسپل حدود میں آتا ہے اور ایل سی ایم اے کی عمل داری متاثرہ رہائش گاہ سے تقریباً 150 میٹر پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، جس سے یہ کارروائی غیر قانونی ثابت ہوتی ہے. انہوں نے سوال اٹھائے کہ آخر غریب لوگوں کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ بڑے ہوٹلوں، تجارتی اداروں، اسکولوں اور کالجوں کی مبینہ خلاف ورزیوں پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی. سلمان علی ساگر نے ڈل جھیل کی بگڑتی ہوئی حالت پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کروڑوں روپے خرچ ہونے کے باوجود جھیل کی صفائی میں ناکامی افسوسناک ہے. انہوں نے ننگین کے اطراف مبینہ زمین بھرائی اور بلواڈ روڈ پر رہائشی اجازت ناموں کے غلط استعمال کے الزامات کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے اس حوالے سے خبردار کیا ہے کہ اگر غریب عوام کے ساتھ ناانصافی بند نہ کی گئی تو احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ ڈل جھیل کا تحفظ صرف منصفانہ اور عوام دوست پالیسیوں سے ہی ممکن ہے، نہ کہ غریبوں کو نشانہ بنا کر. کیا کچھ کہا ہے ذرا سنتے ہیں. میں کو دوبارہ ایک بار فائنلی ریکویسٹ کروں کہ آپ یہ جو ہیراسمنٹ ہے غریب لوگوں کی خاص طور پہ آپ یہ بند کر لیجئے. آپ وہاں جانا بند کر لیجئے جہاں آپ کا ایریا آف جورسڈکشن نہیں ہے. اگر ہم اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کی بات کریں، ان کا جورسڈکشن جو ہے اس سے کم 150 میٹر پہلے ختم ہو جاتا ہے جو شکیل احمد ڈار کا ریزیڈنس ہے. اگر یہ بنا بھی رہا تھا تو ان کا جورسڈکشن نہیں ہے، یہ پھر یہ میونسپلٹی کا جورسڈکشن ہے. تو ان نے پہلے خود ہی وائلیٹ کیا ہوا ہے. جو وہاں بورڈ لگا ہوا ہے ایل سی ایم اے جورسڈکشن کا، اس کے گھر سے 150 میٹر پہلے لگا ہوا ہے.
मोर देन दैट फिर जब ये वहाँ गए उसको बार बार ह्यूमिलेट किया, फेक कंप्लेंट्स से ह्यूमिलेट किया, तो अल्टीमेटली उस बंदे की जान चली गई। एक तो डिपार्टमेंट को कॉम्पनसेशन देना चाहिए इसकी फैमिली को, इसके 2 बच्चे हैं, बहुत गरीब मुस्तहिक था। और उसके मज़ीद जो LCM में उन एरियाज़ में जाती है, कल वो हरवन गए थे, हरवन के इलाके में गाड़ियाँ लेके गए थे। ये क्या गुंडागर्दी है, ये क्या पंगा क्रिएट कर रही है, ये क्या कोहराम मचा रखा है LCM ने। तो मेरी गुजारिश होगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी कि वो इसका नोट ले ले। ये खिम्बर, दारा, फ़कीर गुजरी, हरवन, थीट, ये जो है हमारे दरबाग, मुफ्तीबाग, सईदपुरा, इन इलाकों में LCM का काम नहीं है। छतरहामा, हाँ, अगर कुछ बड़े होटल बन रहे हैं, अगर कुछ बड़े एस्टेब्लिशमेंट बन रहे हैं, अगर बड़े स्कूल बन रहे हैं, अगर बड़े कॉलेज बन रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उनको रोकिए, उनको NOCs मांगिए, उनके रेवेन्यू पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन आम गरीब आदमी जो है, जब वो घर बना रहा है या दुकान बना रहा है, जब वो दो नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे तो बात मीरवाइज मौलवी डॉक्टर उमर फारूक के हवाले से भी करेंगे, जहां पर मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक मुसलसल तीसरे जुमा भी घर में रहे नजरबंद। जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने की नहीं मिली इजाज़त। खुश्क मौसम पर इज्तिमाई दुआ की इजाज़त न मिलना इंतहाई अफसोसनाक करार दिया गया मीरवाइज की जानिब से, और इस तरह की बार बार पाबंदियाँ निहायत तकलीफ देह है, ये भी मीरवाइज डॉक्टर मौलवी उमर फारूक की जानिब से कहा गया। जहाँ पर मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को आज मुसलसल तीसरी जुमा भी जामिया मस्जिद श्रीनगर जाने और बारिश और बर्फबारी के लिए खुसूसी इज्तिमाई दुआ की इमामत करने की इजाज़त नहीं दी गई। वादी कश्मीर में जारी गैर मामूली खुश्क मौसम के पेश नज़र मीरवाइज कश्मीर ने जामिया मस्जिद में खुसूसी दुआ का ऐलान किया था, ताहम हुकाम की जानिब से इजाज़त न मिलने के बाइस वो मस्जिद जाने से महरूम रहे। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि एक और जुमा और एक बार फिर मुझे जामिया मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इस तरह की बार बार पाबंदियां निहायत तकलीफ देह हैं। इस गैर मामूली खुश्क मौसम में बारिश और बर्फबारी के लिए इज्तिमाई दुआ की इमामत न कर पाना इंतहाई अफसोसनाक है। इधर जामिया मस्जिद के इमाम आली सईद अहमद नक्शबंदी ने बारिश और बर्फबारी के लिए खुसूसी दुआ की क़यादत की, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। तवील खुश्क साली के बाइस वादी में तशवीश की फजा पाई जा रही है। इमाम सईद अहमद नक्शबंदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो आजिज़ी, तौबा और इस्तिग़फ़ार के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करें और इसकी रहमत के तलबगार बने। उन्होंने इस अम्र के हवाले से आपको बताएं तो मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की जानिब से ये आज बयान दिया गया था और फिलहाल आज वगैरह की गई है, लेकिन मीरवाइज आज भी जामिया मस्जिद नहीं जा सके। तो चले नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तयसों, तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।